इस वीडियो में क्लास 7 विज्ञान साइंस के चैप्टर को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला प्रश्न है हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं स्वपोषी। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अमरबेल उदाहरण होता है। अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो एक तना परजीवी है जो पौधे के तनों व शाखाओं में लिपट कर अपनी चूषक जड़ों के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। यह आमतौर पर बबूल, खैर, बेर, गूलर आदि पेड़ों पर दिखाई देता है। अमरबेल जो है आमतौर पर बबूल, बेर, गूलर पेड़ों पर दिखाई देता है। नेक्स्ट, पौधों का रसोई घर कहते हैं पत्ती को। पौधे का रसोई घर पत्ती को कहते हैं। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। पौधे का रसोई घर पत्ती को कहते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। इसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। यह अपनी पत्तियों में कीट पतंगों को फंसाकर पोषण तत्वों की प्राप्ति करता है। ये आमतौर पर मैंग्रोव वन में पाई जाती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से लाया जाता है? यह लाया जाता है फ्लोएम के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों में पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से लाया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, जबकि जाइलम जो होता है पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्ती तक लाता है। जाइलम जो होता है पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनियम गतिविधि होता है। यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनियम गतिविधि होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद होता है? यह होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद होता है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जल पर जब क्रिया करने पर इसमें ग्लूकोज मुख्य उत्पाद निकलता है प्लस ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पाद निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट उत्पाद में ऑक्सीजन निकलता है, मुख्य उत्पाद में ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ क्रिया करने पर प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? यह होता है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है पौधों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है? यह होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होती है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिका व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें CO2 लेने व O2 छोड़ने की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें CO2 लेना और O2 छोड़ने की क्रिया होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गलत कथन है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, गलत दिया गया। जबकि प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण में संबंधित होता है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण में संबंधित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित से संबंधित होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। 6CO2 प्लस 6H2O लाइट एनर्जी देने पर
C6H12O, ग्लूकोज प्लस 6O2 उत्पाद निकलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ऑक्सीजन का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन अवशोषण नहीं अपितु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पाद अवशिष्ट उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? या अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन O2 का उत्पादन अवशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O तिरछिन प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O प्लस 6O2 प्लस 6H2O निकलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना होती है? यह होती है O2 मुक्त होना। O2 का मुक्त होना पादपों में होने वाली एक दैनिक क्रिया का परिणाम होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान दौरान जो होता है 12H2O से जल के 6 अणु बनते हैं। हरे पेड़ पौधे 6O2 H2O एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं पेड़ पौधे 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। जैसे 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल के अणु लेकर के पर्णहरित प्रकाश सूर्य का प्रकाश के बीच में जब क्रिया होता है पेड़ पौधे में तब जाकर के ग्लूकोज निकलता है प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं और 6 जल के अणु निकलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? पौधे पर जो प्रभाव पड़ता है उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाते हैं। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर प्रभाव जो पड़ता है या उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर प्रभाव पड़ता है उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होना जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली गैसीय अवशिष्ट उत्पाद जो होता है ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन स्वादहीन गैस होता है। इसका खोज प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जी प्रिस्टले और सी डब्ल्यू भेले ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। सी डब्ल्यू भेले और जी प्रिस्टले ने किया था। वायुमंडल में इसकी मात्रा 20.95% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95 होती है। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में होता है, लगभग 46.6% होता है। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन 46.6% और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होता है 20.95-21% के आसपास होता है। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? स्वपोषी पोषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? यह ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण में लागू नहीं होता है, जबकि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करते हैं। प्रकाश को अवशोषित क्लोरोफिल ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होना प्रकाश संश्लेषण में होता है। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होना प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्लोरोफिल प्रकाश को करते हैं। जल के अणु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजन होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण में लागू नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता, जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन स्टार्च के रूप में संचित किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग मुख्यतः पत्ती में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों मुख्यतः पत्ती में संपन्न होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? वे होते हैं मरोभित पौधे होते हैं। मरोभित पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। मरोभित पौधे होते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, उस उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वह प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह भौतिक रासायनिक क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पत्तियों पादप के पत्ती के उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होती है। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल डालने पर C6H12O6 प्लस 6O2 मुक्त होते हैं प्लस 6H2O प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इनमें से निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? वे से घटक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहलित क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, क्या होगा जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाएंगे। जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाएगा तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे सूखने लगते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में स्टार्च की उपस्थिति इसलिए मापी जाती है क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाती है। स्टार्च मंड एक पीली सैकराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिस्टिड बंधन द्वारा जोड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पादपों में ही पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में स्टार्च की उपस्थिति इसलिए मापी जाती है क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च के रूपांतरित हो जाता है और स्टार्च मंड एक पीली सैकराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिड बंधन द्वारा जोड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पादप नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता है? पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थ को फिल्टर करना। यह उत्सर्जन प्रक्रिया पादपों में नहीं होती है। जबकि अपशिष्ट उत्पाद का राजधानियों से संग्रहण होता है। कुछ अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है उसमें। नेक्स्ट है, जंतुओं की तुलना में पौधे की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के अंतर्गत विषाक्त पदार्थों को पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। पौधों के शरीर में छाल अलग होने पर तथा पत्तियों के गिरने से ये पदार्थ निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया का उत्सर्जी उत्पाद होता है। इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? वह होता है रंध्र होता है। रंध्र पौधों में गैसीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय ग्रंथों द्वारा होता है। रंध्र के द्वारा पौधों में पत्ती में रंध्र होता है। इसी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। आमतौर पर रंध्र तब खुलते हैं जब प्रकाश पत्तियां पर पड़ता है। जब प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो पत्तियां का रंध्र खुल जाती है और रात के दौरान बंद हो जाती है। रंध्र 2 रक्षक कोशिकाओं से घिरी होती है और कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। रक्त कोशिकाओं से जो घिरी होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं तथा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टेमाटा कहते हैं। पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं। गैसीय विनिमय स्टोमाटा के रंध्र के माध्यम से बंद होने और खुलने के साथ होता है। गैसीय विनिमय जो होता है स्टोमाटा के रंध्र के माध्यम से बंद होने और खुलने के साथ होता है। गैसीय विनिमय स्टोमाटा के रंध्र के माध्यम से बंद और होने और खुलने के साथ होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के बाद
निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? वह बनता है ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक होता है। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। गन्ने गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा उस उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वह जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिज को ऑक्सीजन व ऊर्जा के संवर्धन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिज को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्ध यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, जिसमें ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? यह होता है लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में ज्यादा होता है, लाल रंग में। नेक्स्ट है कैक्टस। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का वह कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? वह भाग जो है तना करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियां पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करती है, वही मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां जो होती है कांटों में परिवर्तित हो जाती है तथा वो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होता है। मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है तना के द्वारा होता है। तना मरुस्थलीय पौधों में तने मोटे और हरे रंग के हो जाते हैं। मरुस्थलीय पौधे का तना जो होता है मोटा और हरे रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश में रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभावित होती है? यह होता है हरा रंग में सबसे कम, लाल रंग में जब सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल में ज्यादा, हरा में सबसे कम। हरे पौधे की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बन मुक्त यौगिकों, कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तथा 350 से 750 तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तथा 350 से 750 तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में होती है। पराबैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती है। पराबैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में प्रकाश की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल किरण में सबसे अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है लाल किरणों में सबसे अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिका प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई होती है? वह होती है एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का भंडार, जिसे ऊर्जा की मुद्रा करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहते हैं। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों की आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। इसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का जो संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? यह होता है सूर्य का प्रकाश।
पौधों में सूर्य का प्रकाश पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। गौरतलब हो कि यह सीमा के बाद सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण बनता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। वह होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? वे उत्पाद होते हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे CO2 एवं जल से सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी, कार्बोहाइड्रेट और जल इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? यह होता है पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। नेक्स्ट है, स्वचालित परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं होती है, यह परजीवी परपोषित पोषण की पद्धति होती है। प्राणी संपोषी मृत पोषी होता है। स्वचालित परपोषित पोषण की विधि नहीं है, जबकि स्वचालित पद्धति पुनः परपोषित नहीं होती है। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है तो यह परपोषण कहलाता है, तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं उसे परपोषित कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से हटती है, वातावरण से हट जाती है? यह होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? वह होता है केल्विन साइकिल पर। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैविक रासायनिक क्रिया की एक श्रृंखला होती है। केल्विन चक्र जो होता है पौधा के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला होती है। एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए इस चक्र में 6 चक्कर की आवश्यकता होती है। एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए केल्विन चक्र जो था 6 चक्कर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पी 660 फाइटोक्रोम एक प्रशांत रूप है। P66 फाइटोक्रोम एक प्रशांत रूप है। फाइटोक्रोम पादपों में पाए जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक होता है। इस प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। कई पुष्पीय पौधे इसका उपयोग प्रकाशीय अवधि के दौरान के आधार पर पुष्पन के समय के नियंत्रण हेतु करते हैं। P66 फाइटोक्रोम का एक अंतर परिवर्तित रूप होता है। P660 जो होता है यह फाइटोक्रोम का एक अंतर परिवर्तनीय रूप होता है। नेक्स्ट, अगला चैप्टर है प्राणियों में पोषण। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे, जिसमें दिया गया पहला ऑब्जेक्टिव है स्कर्वी रोग जो होता है। स्कर्वी रोग जिसके लक्षण में मसूड़ों में खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। विटामिन सी। स्कर्वी रोग जिसके लक्षण में मसूड़ों में खून आने लगता है, उस आहार में विटामिन सी शामिल करके इसको रोका जा सकता है। स्कर्वी रोग को रोकने के लिए विटामिन सी शामिल करते हैं। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है विटामिन सी। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित होता है विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है, विटामिन के रासायनिक नाम और कमी से प्रभाव। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन B1 से थायमिन बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल रिक्टेक्स रोग होता है। विटामिन ई से टोकोफेरॉल नपुंसकता आ जाता है। विटामिन के कमी से का वैज्ञानिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन या फ्लाइयोक्विनोन है। रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट है,
कॉड लिवर तेल मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। कॉड लिवर तेल मछली का तेल में विटामिन डी ज्यादा होता है। कॉड लिवर तेल मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। मछली का तेल हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होता है। मछली का तेल हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में लाभकारी होता है। नेक्स्ट, मछली के लीवर ऑयल में दोनों विटामिन ए और डी हो प्रचुर मात्रा में होते हैं लीवर में। मछली के लीवर ऑयल में दोनों विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होता है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, गाजर नहीं है, जबकि पनीर, अंजीर, कोनाल्ड गिन्स ये सभी कैल्शियम के स्रोत हैं। पनीर में कैल्शियम की मात्रा 721 mg प्रति 100 ग्राम पनीर में होता है। 721 mg होता है कैल्शियम पनीर में। अंजीर में कैल्शियम की मात्रा 35 ग्राम प्रति 100 ग्राम में होता है। 100 ग्राम में 35 ग्राम कैल्शियम अंजीर में कैल्शियम होता है, जबकि पनीर में कैल्शियम की मात्रा 721 ग्राम होता है पाई जाती है। गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसे कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण विटामिन की होता है? विटामिन B12 भी होता है। विटामिन B12 जो होता है रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। यह एक ऐसा विटामिन है जिसे कोबाल्ट धातु पाया जाता है इसमें। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। यह रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट है, कोबालामिन को कौन सा विटामिन कहते हैं? इसे विटामिन B12 भी कहते हैं। विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं। नेक्स्ट है, नियासिन एक रूप होता है। यह विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? यह होता है विटामिन सी का उपयोग। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है? यह होता है हरी सब्जी। हरी सब्जियां आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। प्लेग्रा जो होता है नियासिन की कमी के कारण होता है। प्लेग्रा नियासिन कमी के कारण होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु से निर्मित होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है विटामिन के। नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन क्या होता है? राइबोफ्लेविन जो होता है यह विटामिन होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आता है। विटामिन B2 की कमी से शरीर में भार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे रेशे से वस्त्र तक जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है यहाँ पे, जोड़ों में जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? जाड़ों के दिनों में हम लोग कौन सा वस्त्र पहनते हैं? जाड़ों के दिन में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जाड़े के दिन में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र आमतौर पर जीवों के ऊन से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र गर्मियों के दिन में पहनना आरामदायक होता है। सूती गर्मी में और ऊनी वस्त्र जाड़े के दिन में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से जंतु से प्राप्त होता है? जंतु से जो प्राप्त होता है यह होता है ऊनी और रेशमी वस्त्र आमतौर पर जंतु से प्राप्त होता है, जिसे भेड़, याक आदि जीवों के बाल से उत्पन्न होता है ऊन प्राप्त होते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। सिल्वीकल्चर में वन वर्धन होता है। फ्लोरीकल्चर में पुष्प कृषि होता है। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन का या वनों की संरचना गतिशीलता का अध्ययन करके। फ्लोरीकल्चर में पुष्प का अध्ययन करते हैं, पुष्प क्रम के बारे में। नेक्स्ट है, लिनन तंतु फोलेक्स का पौधा के तना से प्राप्त होता है। लिनन तंतु जो होता है फोलेक्स का पौधा के तना से प्राप्त होता है। लिनन ने रेशा फ्लेक्स नाम के पौधे से तने स्टेम से प्राप्त होता है। यह पौधा वार्षिक होता है। इसका वानस्पतिक नाम लिनन यूसिटेसियम है। लिनन की खेती मुख्यतः दो उद्देश्य से की जाती है। पहला बीज प्राप्त करना, दूसरा रेशा प्राप्त करना। इसके बीज में लिनसीड तेल, पेंट, वार्सिंग पॉलिश, लियोनिन, चिकने कपड़े आदि बनाए जाते हैं लिनन के बीज से।
रेशे से जो प्राप्त होता है इसमें नीले फूल वाले लिनिन उत्तम कोटि के लिनिन होता है, सफेद फूल वाले लिनिन निम्न कोटि का लिनिन होता है। नेक्स्ट अगला है, सीसल कौन सा रेशा होता है? सीसल जो होता है यह सीसल जो होता है पत्ती वाला रेशा होता है। सीसल पत्ती वाला रेशा होता है। इसका उपयोग समुद्री जहाज के लंगर का रस्सा और औद्योगिक कल कारखानों में होता है। सीसल की रेशा का प्रयोग होता है। इसके अलावा गद्दी, चटाई, चारपाई बुनाई में रस्सी और घरेलू उपयोग में इसका उपयोग भी किया जाता है। सीसल एक रेशा उत्कृष्ट किस्म के कागज बनाने में भी उपयोग होता है। वर्तमान में इसका अनेक अनेक प्रकार की वस्तु एवं बनाने में उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे की लंबाई होती है आधा इंच से लेकर के दो 2.5 इंच के बीच में होता है। 1/2 इंच से 2.1/2 इंच होती है कपास के रेशे की लंबाई होती है। कपास के रेशे की लंबाई 1/2 इंच से 2.1/2 2.5 इंच होती है। कपास के रेशे का मापक इंच में होता है, अर्थात यह एक स्टेपल स्टेपल रेशा होता है। स्टेपल रेशा होता है। यह प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। इसे व्हाइट गोल्ड भी सफेद सोना कहते हैं। कपास को व्हाइट गोल्ड सफेद सोना कहते हैं। यूनिवर्सल फाइबर सार्वभौमिक रेशा ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर मानव मित्रवत रेशा भी कहते हैं कपास को। किंग ऑफ फाइबर कपड़ों का राजा कपास को कहते हैं। यह अरेबिक भाषा के कोटम से बना हुआ है। कपास जो है अरेबिक भाषा के कोटम से बना हुआ है। लगभग 5,000 वर्ष पहले से यह रेशा प्रयोग में लाया जाता है। कपास का जो रेशा है 5,000 वर्ष पहले से यह रेशा प्रयोग में लाया जा रहा है। नेक्स्ट है, जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग कैसा होता है? यह भूरा रंग का हो जाता है। जलने के पश्चात लिनन के तंतु का राख का रंग भूरा होता है। इसका रेशा लंबा, नुकीला, चिकना तथा चमकदार होता है। लिनन का रेशा जो होता है लिनन का रेशा जो होता है लंबा, नुकीला, चिकना और चमकदार होता है। इसकी लंबाई 10 इंच से 40 इंच होती है। लिनन की लंबाई जो 10 से 40 होता है। इसकी चमक रेशम सिल्क के समान होता है। लिनन की ताप का अच्छा सुचालक होता है। इसके कारण जलने पर कागज जैसी गंध उत्पन्न करता है। लिनन इस पर कीड़े नहीं लगते हैं परंतु फफूंदी लगती है। लिनन पर कीड़े नहीं लगते, फफूंदी लगती है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है। लिनन की जो मजबूती है 20% बढ़ता है गीली अवस्था में। उत्तम उत्तम श्रेणी के लिनन का रेशा नीले रंग के फूल से प्राप्त होता है। उत्तम श्रेणी का लिनन का रेशा जो होता है नीले रंग के फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, तंतु जो ताप का सुचालक है वह तंतु कहलाते हैं कपास। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिसमें गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रुइयां उठाकर वस्त्र बनाने की चेष्टा की गई। फेलालेन का वस्त्र इसी चेष्टा का परिणाम होता है। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया अथवा विसंक्रमित किया जा सकता है। सूती वस्त्र को उबलते पानी में डालकर धोया या विसंक्रमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहते हैं? कपास को वस्त्रों का राजा रेशम का राजा कहते हैं। कपास एक प्राकृतिक तंतु रेशा है। इसकी फसल में उत्पन्न बीजों के बीजावरण से उत्पन्न रुई के धागे बनाए जाते हैं। बीज के अंदर में रुई का धागा निकलता है और इसी धागों से वस्त्र बनते हैं कपास का जो होता है। नेक्स्ट है, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लॉफ्ट। नेक्स्ट, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता जो होती है लॉफ्ट होती है। कॉटन शब्द अरबी शब्द कॉटन या कयूटून से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जोते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। कॉटन शब्द अरबी शब्द कॉटन या कट्यून से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जोते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। नेक्स्ट, कॉटन जो होता है कॉटन शब्द अरबी भाषा शब्द से कॉटन या क्यूटूनू से लिया गया, इसका अर्थ होता है जोते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। लिनन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिनन जो होता है पौधे से प्राप्त होता है, यह फ्लैक्स से प्राप्त होता है। लिनन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिनन वस्त्र आदि प्राचीन काल से ही प्रयोग में आती है। मिस्र देश के लिनन के वस्त्रों को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। बाइबल में भी इस वस्त्र का उल्लेख मिलता है। लिनन को शांति का घोतक माना जाता है। लिनन को शांति का घोतक माना जाता है। नेक्स्ट है, रेशे के सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना दिखाई देती है तो वह रेशा कैसा होता है? वह सूती रेशा होता है। कपास सूती वस्त्र कपास का रेशा अपरिपक्व अवस्था में तथा परिपक्व अवस्था में भी दिखाई देता है। परिपक्व अवस्था जो होता है वह अपरिपक्व अवस्था
में यह गोलाकार नली की तरह दिखता है, जिससे एक सूक्ष्म नलिका होती है और इसमें तरल सैप भरा रहता है। परिपक्व रेशा चपटा, खुरदरा एवं रिबन की भांति दिखाई देता है। इसमें ऐंठन परिवलन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है पीली लौ निकलती है। सूती कपड़ा को जलाने पर पीली लौ निकलती है। सूती वस्त्र सेल्यूलोज नामक पदार्थ से निर्मित होता है। चूंकि सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बना होता है। सूती वस्त्र में जो सेल्यूलोज होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। अतः यह इसे जलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा पीली लौ के साथ जलने लगता है तथा भूरे रंग का राख देता है। सूती वस्त्र को जलाने पर भूरे रंग का राख निकलता है, पीली लौ निकलती है। जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तने वाले तंतु नहीं होते हैं इसमें? यह कोपक जो होता है तना वाला तंतु नहीं, जबकि लिगन, हैम्प और जूट तना वाले तंतु हैं। लिगन, जूट, हैम्प तने वाले तंतु होते हैं। कोपक तने वाला तंतु नहीं है। कोपक वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। कोपक जो होता है वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। कोपक कपास से महीन एवं सूक्ष्म होता है और पर्याप्त चिकनाहट वाला होता है। इसका रंग पीला होता है। कोपक का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है अगला है दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता होती है। इसकी योग्यता जो होती है रेशे की योग्यता, यह प्रत्यास्था कहलाती है। कपड़ों को रेशे से तैयार किया जाता है। रेशे से बने कपड़े धुलने के बाद मुलायम और लचीले हो जाते हैं, परंतु कुछ रेशे से बने कपड़े दबाने, मोड़ने और सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार में प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें प्रत्यास्था रेशा कहते हैं। सूती कपड़ों को सिकुड़ने की प्रक्रिया में कम होती है। सनफ्लोराइजेशन सनफ्लोराइजेशन एक व्यापक चिन्ह जो कि इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के पश्चात भी सूती वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। अतः सनफ्लोराइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। सनफ्लोराइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म होने वाले रोलर्स लगे होते हैं। वस्त्र को इसी रोलर के से सीधे न गुजारकर रोलर में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है। कंबल के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतनी ही खींचते अथवा दबते हैं जितनी उसकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते हैं। रोलर के दबाव से वस्त्र चिकना, घना, चमकदार एवं कोमल हो जाता है। नेक्स्ट अगला सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाए फीते से समान दिखाई देता है, वह होता है कपास। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है, उसे कपास कहते हैं। इसकी संरचना घुमावदार एवं चपटी होती है। इसका रंग सामान्यतः सफेद होता है, परंतु कई बार H की उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण हल्का भूरा रंग का कपास दिखता है। कपास का व्यास 12 से 20 माइक्रोन होता है। कपास का जो व्यास होता है 12 से 20 माइक्रोन के बीच में होता है। इसमें प्रत्यस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का अभाव होता है। इसमें ललच, शीतलता न होने के कारण इसकी आकृति व आकार निश्चित होते हैं। लिनन फैलेक्स का क्रॉस सिलेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोण होता है। इसमें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन का रेशा गोल आकृति का, लंबा एवं सीधा दिखता है, जिसके बीच में बांस के समान गांठें दिखाई देते हैं। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। लिनन को क्रॉस सिलेक्शन में देखने पर लिनन बहुकोण या पंचकोणीय दिखता है। लिनन जो होता है क्रॉस सेक्शन में देखने पर लिनन जो होता है बहुकोण एवं पंचकोण की दिखती है। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? वह होता है रुई का। रुई कॉटन के उत्पाद में ओटाई की आवश्यकता पड़ती है। कपास के कोए में बीज व रेशे दोनों की उपस्थिति होते हैं, अतः इसे ओटा जाता है। ओटने का कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ओटाई या गिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाली रेशा होती है? यह रेशा लिनिन होता है। लिनिन जिसे फ्लेक्स तने से प्राप्त होने वाली रेशा भी कहते हैं। लिनिन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा होता है जिसका प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से वस्त्र निर्माण में होता आ रहा है। लिनिन द्वारा निर्मित महीन बुआ हुआ कपड़ा जो होता है यह होता है
साटिन होता है। लिनिन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रमुख रेशा होता है। लिनिन के रेशे फैलेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। लिनिन द्वारा निर्मित महीन बुआ कपड़ा साटिन होता है। किस रेशे में ताप व उबलने की सहन क्षमता होती है? यह होता है कपास और सूती कपड़ों में। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। इसमें गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगता है, बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। कपास को साफ करने की विधि को गिजनी गिनिंग कहते हैं। गिनिंग कपास के कोये में बीज व रेशे दोनों की उपस्थिति होती है, अतः इसमें ऊंटा जाता है। ऊंटने का कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट जूट एक होता है। जूट जो होता है यह तने का रेशा होता है। लिलिन के समान जूट एक तने का रेशा है। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं, पीले रंग के कंकड़ीले होते हैं। इसमें रेशे उलझे हुए एवं असमान होते हैं, उलझे हुए असमान होते हैं। कोये से बीज अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं गिनिंग कहते हैं। कपास में बीज व रेशे दोनों की उपस्थिति होते हैं, अतः इसे ऊंटा जाता है। ऊंटने की क्रिया हाथ या गिनिंग मशीन से होता है, मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में रेशे की उपस्थिति धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। अस्टेपलन तंतु का उदाहरण होता है या जूट होता है। अस्टेपलन तंतु लघु आकार का होता है। इस प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है, जिसे इंच से मापा जाता है। इसे काट कर सूत तैयार किया जाता है। जूट भी एक प्रकार का स्टेपटल रेशा होता है। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण किसमें होता है? आर्द्रता अवशोषण का गुण सबसे अधिक यह सूती रेशे कपड़े में होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक सेलुलोज से बने होते हैं। बीज वाला तंतु कौन सा होता है? यह कपास होता है। कपास एक बीज वाला तंतु रेशा है। कपास को संसार का सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है। इसके फल में उत्पन्न बीजों के बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागा बनाई जाती है तथा इस धागे से वस्त्र आदि बनाया जाता है। इसकी दो प्रमुख प्रजातियां देश कपास गर्पिस अर्बोरियम एवं गागा हर्बेरियम तथा दूसरी अमेरिकन कपास गहिरकुटम एवं बारबेडम है। अमेरिकन कपास के रेशे लंबे तथा रुई चमकीले होते हैं, परंतु उपज देसी कपास से अधिक मिलता है। प्राकृतिक तंतु होते हैं कपास जो होते हैं प्राकृतिक तंतु होते हैं। तंतु एक प्रकार का रेशा है। तंतु दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु, इस प्रकार के तंतु जंतु या पादप से प्राप्त होते हैं। कपास, रुई, जूट, रेशम तथा ऊन होते हैं प्राकृतिक तंतु। संश्लेषित तंतु जो होते हैं ऐसे तंतु रासायनिक पदार्थ से निकलते हैं, जिसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयॉन होते हैं। प्राकृतिक तंतु संश्लेषित तंतु जो होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयॉन होता है। प्राकृतिक तंतु कपास, रुई, जूट, रेशम, ऊन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? बिखरा डिस्पर्स रंजक नहीं होता, जबकि मूल रंजक, प्राइगेशन रंजक, टंकी रंजक होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में कुल वस्त्र तंतु का 70% भाग कपास का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? तौलिया में सूती होता है। तौलिया का प्रमुख कार्य है नमी अवशोषित करना। इसका मजबूत होना आवश्यक है ताकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले घर्षण व दबाव को सहन कर सके व क्षतिग्रस्त न हो। सूती वस्त्र का तौलिया सबसे उपयुक्त होता है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है? सूती वस्त्र में होती है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता सूती वस्त्र में होती है। कपास के तंतु में काफी अधिक अवशोषण क्षमता पाई जाती है। उत्तम अवशोषण क्षमता के ही कारण गर्म वस्तु में सूती वस्त्र धारण करने अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है, क्योंकि ये वस्त्र शरीर से निकलने वाले पसीना को शीघ्रता से सोख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? कपास का रासायनिक नाम जो है सेलुलोज। सेलुलोज कपास का रासायनिक नाम है सेलुलोज। कपास का रासायनिक नाम सेलुलोज है। यह प्राकृतिक रेशा होता है। सेलुलोज रुई, लकड़ी, जूट आदि के मुख्य अवयव होते हैं। कपास में 90 से 95% सेलुलोज होता है। कपास में 90 से 95% सेलुलोज होता है। कपास के रेशे की लंबाई जो होती है यह होती है 1.5 से 2 इंच के बीच में होता है। 1.5 से 2 इंच के बीच में। कपास रेशे सभी वस्त्र उपयोगी रेशों की सबसे अपेक्षा छोटी होती है। कपास के रेशे की लंबाई 1.5 से 2 इंच तक होती है। सूती वस्त्र की खुरदरी सतह होने का कारण रेशों का छोटापन होता है। इसी वजह से इसे सस्टेपल रेशा कहते हैं। सस्टेपल रेशा इसलिए इसे कहते हैं, कपास को सस्टेपल रेशा इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत सक्रिय अकार्बनिक अम्ल होता है जिसका प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक उद्योग में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है जो जल के हर परिणाम में विलय होता है। इसका विविध प्रयोग विविध उद्योगों में रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण, सूती वस्त्र की पारदर्शिता और कड़ा बनाने वाले एजेंट के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में परिधिकारक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सम्मिलित होता है इसमें? सम्मिलित में लिनिन वनस्पति रेशा है। लिनिन एक वनस्पति रेशा है। इसमें पौधे का नाम यूसी यूसीटेडिशियम है। लिनिन रुई की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। प्राचीन काल में लिनिन एक महत्वपूर्ण वस्त्र रहा है। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। यह दिखाई देता है लंबा। यदि कपास के तंतु को अनुप्रस्थ काट ली जाए तो उसके बीचों बीच एक लंबी नली सी दिखाई देती है। यदि कपास के किन्हीं तंतु को अनुदैर्ध्य काट दिया जाए तो उसकी रचना चपटे बल खाए हुए फीते के समान दिखता है। नेक्स्ट, कपास कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश का नाम है, यह है चीन। चीन सर्वोच्च स्थान कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान चीन का है, जबकि कपास के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। इसकी खेती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। कपास की खेती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है। कपास उष्णकटिबंधीय पौधा है। विश्व के मध्यम रेशे वाले कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। कपास का उत्पादन में चीन एक नंबर पे, दूसरा नंबर भारत, तीसरा नंबर अमेरिका है। कपास उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य कपास की खेती होती है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? प्रोटीन फाइबर इसमें नहीं है। लिनिन वनस्पति जगत का रेशा होता है। अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनिन का रेशा फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, जबकि ऊन मोहायर कमिश्नरी ऊन से सारे प्रोटीन फाइबर होते हैं। नेक्स्ट, अगला चैप्टर है हीट, ऊष्मा। अगला चैप्टर है ऊष्मा, हीट है। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है इसमें 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा? 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहेगा। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो आपस में मिला देने पर पूरे जल का तापमान 10 से 40 डिग्री के बीच में होगा। जब आप 1 लीटर 0 डिग्री सेल्सियस का 1 लीटर जल 40 डिग्री के साथ मिलाते हैं तो तापमान के समान अनुपात में मिश्रित होते हैं। इसमें आपको अधिकतम 20 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला पूरे जल मिलता है, इसलिए उत्तर 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री के बीच वाला होगा। आपको इसका अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला जल मिलेगा। नेक्स्ट है, बर्फ के लकड़ी का जो है चम्मच डाला जाता है। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होता है? कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाता है। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। नेक्स्ट है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री ताप पर गर्म लोहे की छड़ डाल देते हैं तो इसमें क्या प्रभाव होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री तापमान का गर्म लोहा छड़ डाल देंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि तापमान ज्यादा से कम की ओर प्रसारित होता है और जहां पर दोनों का तापमान समान था, इसलिए कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, लगभग 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। लगभग 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 277 केल्विन है। 4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और केल्विन में 277 केल्विन पर। तापमान पर सबसे अधिक होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 274.15 केल्विन होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 274.15 केल्विन होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 274.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग इसके बराबर होता है। 37 डिग्री तापमान जो होता है सेल्सियस में वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 37 डिग्री तापमान सेल्सियस जो होता है लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है C/5 F 32/9 होता है।
नेक्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? यह होता है F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? यह 32 डिग्री के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला होता है 32 बाई 180 C0/100। इससे निकालते हैं F बराबर 32 डिग्री निकलेगा। नेक्स्ट है घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर जो निर्भर नहीं करता है, यह किस पर नहीं करता है? घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। जहाँ ऊष्मा प्रभाव वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो धन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रोड विन्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कण की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि चूंकि बर्फ में तरल पानी की रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों के उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण में बॉयलर भट्टियों में होता है। चालन के दौरान ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है और विकिरण द्वारा ऊष्मा के अंतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का अंतरण विकिरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है संवहनी संबंध। संवहनी संबंध जो तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालन करती है। संवहनी ऊष्मा के हस्तांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र हस्तांतरण संवहन द्वारा ऊष्मा का लेने देने पर होता है। ऊष्मा का लेने देने पर इसका निर्भर करता है। ठोसों में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा की संचरण की एक मुख्य विधि होता है। अगला है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली कौन सी होती है? संवहन कनेक्शन कहलाती है। संवहन जो होता है ऊष्मा के हस्तांतरण का संचरण की एक विधि है, जिसमें पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा के अणुओं के समग्र हस्तांतरण या गति द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण जो होता है यह संवहन होता है। द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन होता है। संवहन द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहता है। जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसका संवहन धारा बढ़ने लगता है, जिससे नीचे या ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आता है। इसी प्रकार पूरे द्रव या गैसों में ऊष्मा हस्तांतरण होते रहता है। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि इसमें ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म करता है। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर को गर्मी की बाहर जाने में रोकता है। ऊनी कपड़े के छिद्र में हवा भर जाती है, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक होता है, जिस कारण शरीर में ऊष्मा का हानि होते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा जगत का कुचालक बेड कंडक्टर जो होता है लकड़ी होता है। लकड़ी जो होता है ऊष्मा का कुचालक का बेड कंडक्टर है। जो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, जिसमें से होकर ऊष्मा हस्तांतरित से बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाह होती है। सूखी हुई लकड़ी, बेकेलाइट, एपस्ट्रम, चीनी, मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालक होते हैं ऊष्मा का। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? यह होता है काला रंग होता है। सौर कुकर का ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जहां पर खाना बनाने के लिए जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जिसके ऊपर एक दर्पण लगा देते हैं जो ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा से ज्यादा होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा दिया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता जाता है। इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालते रहता है।
वह तापमान क्या कहलाता है? जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है, उसे कहते हैं गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। किसी ठोस द्रव का किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। अर्थात गलनांक पर ठोस और द्रव्य साम्यावस्था में होते हैं। जिस तापमान पर किसी पदार्थ का अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है, उसे उस तापमान को हिमांक कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस से परिवर्तित होकर तापमान द्रव जो होता है ठोस में परिवर्तित होता है, उसे हिमांक कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी तापमान पर तरल अपनी अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्राय गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता तथा दोनों पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं, इसका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? यह स्थिति जो होता है गैसीय अवस्था होता है। जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में होता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था गैस होती है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था गैस रूप में होती है, क्योंकि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक जो होता है जल का क्वथनांक 99.974 डिग्री सेल्सियस होता है। 99.974 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। 273.124 केल्विन होता है। 273.124 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक जो होता है यह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पानी का क्वथनांक वायुमंडल के साथ परिवर्तित होता है तथा वायुमंडल के बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेंशन के कारण होता है। हिमकरण तापमान पर जोड़ों की रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पानी के जमने पर आयतन में प्रसार होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाते हैं। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, परंतु पानी का व्यवहार जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता तथा बढ़ने लगता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता हुआ घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव्यों की भांति होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाना पर जो होता है यह होता है 273 केल्विन। वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परम ताप जो होता है T+273, जब 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 प्लस 273, तो पानी का क्वथनांक जो होगा 273 डिग्री केल्विन होगा। 273 डिग्री केल्विन पानी का क्वथनांक होता है।